देखिए कॉस्ट लेजर का मतलब क्या था, कॉस्ट बुक कीपिंग। कॉस्ट लेजर मतलब क्या हो गया, कॉस्ट बुक कीपिंग। दिखाई दे रहा है। देखिए कॉस्ट लेजर मतलब क्या होता है, कॉस्ट बुक कीपिंग। तो आप लोग जैसे अकाउंट्स बनाते हो, वो कौन से अकाउंट्स है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप जो अकाउंट बनाते हो वो कौन से अकाउंट बताइए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और अभी आप पढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये पढ़ना है आपको यहाँ पे। कॉस्ट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये आपको पढ़ना है यहाँ पे, समझ गए? तो कैसे कैसे एंट्री होगा देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो देखिए लेजर, कॉस्ट में जो लेजर होता है दो टाइप से होता है। था उसमें, था। कॉस्ट लेजर दो टाइप का होता है, एक है नॉन इंटीग्रेटेड, एक क्या होता है बताइए? एक होता है नॉन इंटीग्रेटेड। इसमें क्या होता है नॉन इंटीग्रेटेड में? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। समझ गए? नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जो कॉस्ट का रिकॉर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं और जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, दोनों किसमें होता है बताइए? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इसमें तो दोनों सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। समझ गए? और एक होता है इंडिकेटेड। इंडिकेटेड में क्या होता है दोनों? इंडिकेटेड में क्या होता है दोनों? सेम सेट ऑफ बुक्स। दोनों क्या होता है बताइए? समझ गए? तो आप लोग एग्जाम में आता है, वो आता है नॉन इंटीग्रेटेड। कौन सा आता है आप लोग एग्जाम में? नॉन इंटीग्रेटेड आता है। क्या था? इसके बाद देखिए
नॉन डिक्टेटेड, तो देखिए परचेज, परचेज जब करेंगे मटेरियल, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जब भी मटेरियल आएगा आपके पास तो यहाँ पे मटेरियल क्या आएगा, मटेरियल जब परचेज करेंगे आप स्टॉक आएगा, मटेरियल या स्टॉक की जगह हम यहाँ क्या लिखते हैं, स्टोर। एंट्री पास करना है, इसमें जर्नल लेके आते हैं चैप्टर से, चैप्टर से क्वेश्चन कैसा आता है, जनरल लेजर। तो जब मटेरियल परचेज करेंगे या इशू करेंगे तो क्या लिखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल, क्या लिखेंगे वहां पे हम लोग, SLC, समझ गए। और जब मटेरियल परचेज करेंगे ना तो मटेरियल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, स्टोर लेजर। वेजेज की जगह क्या लिखेंगे, वेजेज की जगह लिखेंगे वेजेज लेजर कंट्रोल, समझ गए। वेजेज की जगह क्या लिखेंगे, वेजेज लेजर कंट्रोल, वेजेज की जगह पे, समझे। और जो भी ओवरहेड रहेगा ना, ऑफिस है या फैक्ट्री है, जो भी रहेगा, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, तो उसकी जगह क्या होगा, फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग, ओवरहेड, सब में क्या लगा देंगे हम लोग, लेजर कंट्रोल, सब में क्या लगा देंगे हम लोग, समझे। सब में क्या लगा देंगे हम लोग, लेजर कंट्रोल। और कैश अगर रहेगा ना, कैश, क्रेडिट, डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग, तो ये सब की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, जब ये सब वर्ड आएगा ना उसकी जगह लिखेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल, क्या लिखेंगे उसकी जगह पे, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। वर्ड इसलिए लिख रहे हैं ना, एंट्री पास करेंगे ना तो काम आएगा, CLC, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। ये इसका एक और क्या नाम है, जनरल लेजर कंट्रोल, या फिर फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, समझ गए। सेलिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, जो भी रहेगा ना खाली उसकी जगह आगे क्या लगा देंगे, लेजर कंट्रोल, ठीक है। तो कैश की जगह क्या लगाएंगे, कैश है, क्रेडिट है, डेटर है, क्रेडिटर है, एसेट्स है, आउटस्टैंडिंग है, ये सब की जगह पे क्या लगा देंगे हम लोग, कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है, समझ गए। कैश, डेटर, क्रेडिटर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट लेजर या जनरल लेजर या फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हो गया था, बोलिए। अब देखिए जैसे मेटेरियल परचेज जनरली पास करना है आपको। अच्छा गोडाउन में क्या होता है, देखिए जैसे गोडाउन है मान लीजिए, गोडाउन का मतलब क्या हो गया, स्टोर या कंट्रोल। गोडाउन का मतलब क्या हो गया, स्टोर लेजर। गोडाउन में जब आएगा मटेरियल, इन होगा तो डेबिट, गोडाउन के अंदर मटेरियल आएगा तो क्या होगा, तो बाहर जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट।
समझे? गोडाउन के अंदर आएगा तो डेबिट, एसएलसी डेबिट होगा, और गोडाउन से बाहर जाएगा तो एसएलसी क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ गए? अब लिखिए, एंट्री पास करिए, जर्नल एंट्री लिखिए। तो इसमें आपका 25 एंट्री के आसपास है टोटल, मतलब टोटल एंट्री है 22, 23, 24 के आसपास है। बस एग्जाम में खाली क्या आएगा, जर्नल एंट्री पास करने बोलेगा और लेजर आने बोलेगा इस चैप्टर में, और कुछ नहीं आता है, बहुत इजी चैप्टर है ये। समझ गए? सिंपल चैप्टर है एकदम, 2 क्लास का चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए, इसके बाद कॉस्ट में 2 चैप्टर बचेगा, एक आपका है प्रॉफिट एंड कैंसिलेशन स्टेटमेंट, वो भी 2 क्लास का है। इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, बस वो 4-5 क्लास का है। समझ गए? इसके बाद कॉस्ट आपका रीस्टार्ट होगा फिर से शुरू से, मटेरियल लेबर वगैरह 7-8 क्लास और लगेगा टोटल। तुम लोग का तो ऑफलाइन ही होगा, तुम लोग तो सोचो मत ऑनलाइन होगा, तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ 6 सेमेस्टर का डाउट हो रहा है बस, और तुम लोग का अगस्त में होगा ये कंफर्म है, तुम लोग का ऑफलाइन ही होगा। यहाँ पे डाउट खाली 6 सेमेस्टर का है, क्योंकि उस लोग को टाइम नहीं मिला, उस लोग का जून में एग्जाम है। तो आप लोग का तो अगस्त में एग्जाम होगा, तो आप लोग के पास तो टाइम है, तो आप लोग का तो सोच भी नहीं सकते कि ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब बाकी 3 तारीख को नोटिस आ जाएगा, जहां तक उम्मीद है 6 का ऑनलाइन हो सकता है, और 2 और 4 का ऑफलाइन हो सकता है। क्योंकि आप लोग का जो है अगस्त में एग्जाम होगा, तो टाइम है आप लोग के पास, तो ये डिमांड नहीं कर सकते कि हम लोग के पास टाइम नहीं है। 6 वाला डिमांड कर रहा है कि उसके पास टाइम नहीं है, उस लोग का जून में हो सकता है, जून में एंड में एग्जाम है सब लोग का, तो वो लोग का खाली सुना जा सकता है बस। तुम लोग का फ्यूचर खराब नहीं करेगा, तुम लोग अभी स्टार्टिंग है बीकॉम से, तुम लोग अभी एक ही सेमेस्टर हुआ है जस्ट, तुम लोग को ऑनलाइन लेने के चांसेस 0% है। समझ में? ठीक है, जनरली बात करिए। पहले मेटेरियल परचेज गारंटी क्या होगा बताइए, जैसे मेटेरियल परचेज कर रहे हैं आप, मटेरियल परचेज कैश हो या फिर नॉर्मल एंट्री। सोचिए नॉर्मल एंट्री क्या होता है बताओ पहले, परचेज टू कैश, तो यहाँ स्टोर ले जाएगा, परचेज नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, जब भी गोडाउन परचेज करेंगे गोडाउन में स्टॉक आएगा, परचेज करेंगे गोडाउन में क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है ना, स्टोर ले कंट्रोल। और डेबिट टू कैश लिखते थे पहले, पहले क्या लिखते थे आप, परचेज टू कैश या टू क्रेडिटर लिखते थे। पहले आप क्या लिखते थे, टू कैश लिखते थे, या फिर क्या लिखते थे, टू क्रेडिटर। तो यहाँ टू कैश या टू क्रेडिटर नहीं होगा, उसकी जगह क्या होगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, कॉस्ट लेजर कंट्रोल। तो एंट्री लिखिए, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट। एक बार एसएलसी लिख दीजिएगा, टू कॉस्ट लेजर, कैश हो जाए क्रेडिट हो, एक ही एंट्री होगा, एसएलसी टू सीएलसी। समझ गए? सेकंड देखिए, डॉक्यूमेंट इशूड टू जॉब फैक्ट्री। बैटरी इशू हो रहा है तो फैक्ट्री में जा रहा है, गोडाउन से ये कहाँ जा रहा है स्टॉक, स्टोरेज डेबिट हो गया, स्टोरेज तो कम, स्टॉक कम हो जाएगा, गोडाउन का स्टॉक क्या हो जाएगा आपका, एसएलसी तो क्रेडिट होगा श्योर है, एसएलसी क्या होगा, कंफर्म ये चीज। जब भी गोडाउन से बाहर जाएगा तो एसएलसी क्रेडिट होगा, गोडाउन के अंदर आएगा तो डेबिट होगा, गोडाउन से बाहर जाएगा तो। और जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सब डब्ल्यूआईपी में जाता है, सब कहाँ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाता है। जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सब कहाँ जाता है, प्रोसेसिंग में, सब कहाँ जाता है, प्रोसेसिंग में जाता है ना, मतलब गुड्स क्या होता है, प्रोसेसिंग में जाता है। तो जब भी डायरेक्ट मटेरियल आएगा या डायरेक्ट लेबर आएगा या डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, तो क्या लिखिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल, क्या लिखिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल। समझे? WIPLC।
और टू क्या हो जाएगा देखिए, स्टोर या कंट्रोल। बोलो डाउट है किसी को? तो क्या था देखो, तो थर्ड नंबर लिखिए, डायरेक्ट मेटेरियल कहाँ जाएगा डब्ल्यू में, और इनडायरेक्ट मेटेरियल कहाँ जाएगा बताइए? आप लोग पढ़े थे चैप्टर में, पढ़े थे कॉस्ट शीट, तो इनडायरेक्ट मेटेरियल कहाँ जाएगा बताओ? अगर इनडायरेक्ट मेटेरियल शुरू हो रहा है ना, तो फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड लेजर FOLC, क्या हो जाएगा SLC। जब भी इंडायरेक्ट मेटेरियल इशू हो तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, जितना भी इंडायरेक्ट एक्सपेंस है, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, सब कहाँ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड में। सब कहाँ जाता है? समझ गया आता है? बोलिए। हाँ, जॉब ऑब्लिक फैक्ट्री, इंडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा बताइए? फैक्ट्री ओवरहेड में। क्या था? अच्छा, मटेरियल परचेज एंट्री क्या कहते बताइए आप? बोलो। परचेज एंट्री क्या पास कहते हैं आप? स्टोर लेजर टू CLC, SLC टू CLC लिखे थे ना आप, तो रिटर्न में क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा, CLC टू SLC। ठीक है। बोलिए, यहाँ तो डाउट है कुछ? इसके बाद अगर मटेरियल टू सप्लायर हो गया, उसके बाद है मटेरियल रिटर्न फ्रॉम जॉब। कौन सा मटेरियल? कुछ लिखा नहीं है मतलब डायरेक्ट मटेरियल, कुछ लिखा नहीं मतलब कौन सा मटेरियल है? जॉब टू स्टोर। तो इशू नहीं किए थे आप मटेरियल जब आप स्टोर जॉब को इशू किए थे,
क्या एंट्री पास की उसको रिवर्स कर दीजिए। पहले आप डब्ल्यू आई पी टू एस एल सी किए थे, पहले आप क्या किए थे जब इशू किए थे तो क्या किए थे डब्ल्यू आई पी टू एस एल सी। अभी क्या हो जाएगा इसका रिवर्स हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा गोडाउन में स्टॉक बढ़ रहा है एस एल सी टू। समझे, बोलिए डाउट इसमें। 8 हो गए ये, बोलिए इसके बारे के नेक्स्ट। अच्छा मटेरियल परचेज कर रहे हैं मान लीजिए फॉर स्पेशल जॉब, तो गोडाउन से इशू नहीं कर रहे हैं, मटेरियल गोडाउन में लाके रखे हैं वैसा नहीं है, गोडाउन में रखेंगे तो स्टोर लेजर में आएगा। परचेज किया और सीधा फैक्ट्री में चला गया, परचेज किया सीधा कहाँ चला गया फैक्ट्री में, तो डब्ल्यू आई पी लेजर डेबिट होगा। टू क्या हो जाएगा परचेज का क्या होता है टू सी एल सी, टू क्या हो जाएगा कॉस्ट लेजर। तो परचेज कर रहे हैं सीधा कहाँ जा रहा है फैक्ट्री में, परचेज कर रहे हैं डायरेक्ट कहाँ जा रहा है फैक्ट्री में डायरेक्ट जा रहा है, समझ गए। इसलिए गोडाउन एसएलसी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल जॉब के लिए परचेज किया मटेरियल गोडाउन में नहीं था, ठीक है। उसके बाद लिखिए ट्रांसफर्ड फ्रॉम जॉब नंबर 10 जॉब नंबर, मटेरियल जो है ना फैक्ट्री में ही है, एक जगह से एक डिपार्ट एक वर्क से दूसरे वर्क में मूव हो रहा है, मतलब मटेरियल जो है वो फैक्ट्री के अंदर ही है, एक वर्क से दूसरे वर्क में जा रहा है, एक वर्क से। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रिसीवर कौन है बताइए, कौन रिसीव कर रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा जॉब नंबर 20, जॉब नंबर 2 क्या आएगा फिर जॉब नंबर 10, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। बोले यार डाउट कुछ, तो मटेरियल का टोटल कितना एंट्री है 7 एंट्री है बस, मटेरियल में टोटल कितना एंट्री है 7 एंट्री, 7 में डाउट है बताओ। जैसे क्वेश्चन 1 नहीं है, देखो 1 नंबर बन जाएगा अपने आप, अभी नहीं करना है। परचेज का नहीं बताता मैटर, परचेज क्रेडिट, परचेज कैश, परचेज फॉर स्पेशल जॉब, रिटर्न टू सप्लायर, इशूड टू जॉब, इंडायरेक्ट बाय इशूड जॉब, रिटर्न फ्रॉम जॉब टू स्टोर, सब बता चुके हैं आपको। देखो तो एक सम आपको सॉल्व भी हो गया साथ साथ, और 2 का ये नंबर भी हो गया, रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम जॉब, समझ गए, बोलिए डाउट इसमें। 7 नंबर एंट्री तक एक सम सॉल्व भी हो गया, मतलब एंट्री करते जाइए और साथ साथ आपको चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअल में चैप्टर एक ही क्लास का है, लेकिन 2 क्लास भी लगेगा इस चैप्टर में। अगर आप आज आज आप लोग 12 साढ़े 12 तक क्लास कर लोगे तो आज ही खत्म हो जाएगा, लेकिन 12 बजे से करो तो हो जाएगा, 2 घंटे का चैप्टर है। और कल अभी क्लास ऑफ रहेगा मेरा, मतलब हम कल बाहर जा रहे हैं, समझ गए, तो मतलब मेरा क्लास, हाँ श्रुति मैम कराएगा, हाँ मेरा क्लास कल ऑफ रहेगा, हम आएंगे वेडनेसडे या थर्सडे को ज्वाइन करेंगे हम, समझ गए। थ्योरी क्लास चलेगा, प्रैक्टिकल ऑफ रहेगा मेरा क्लास, हम कल बाहर जा रहे हैं, समझ गए। अब हम ये तो वेडनेसडे ज्वाइन करेंगे या थर्सडे ज्वाइन करेंगे, बता देंगे आपको जैसा भी होगा,
समझे? अगले वीक जब भी ज्वाइन करेंगे वेडनेसडे थर्सडे, तो अगले वीक ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट। और आपके पास इसके बाद अगले वीक आपका डेली क्लास हो जाएगा, मतलब हम जब आएंगे ना उसके बाद डेली क्लास कर देंगे। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे रेगुलर क्लास दे देंगे, ठीक है? तो अगले वीक फिर आपका ये चैप्टर हो जाएगा, पीआरएस भी हो जाएगा। पीआरएस आपका 2 क्लास का है, प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। फिर मंडे स्टार्ट करेंगे, इस मंडे के नेक्स्ट मंडे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। समझे? वो पूरा वीक चलेगा बस, मतलब डेली क्लास कर देंगे मंडे टू सैटरडे। मतलब 5 दिन, मतलब उस अगले वीक के नेक्स्ट वीक में आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। अगले वीक में आपका पीआरएस हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसमें एक और क्लास लगेगा मैक्सिमम। तो अगले वीक आपका वेडनेसडे थर्सडे जब भी हम ज्वाइन करेंगे तो फ्राइडे सैटरडे तक ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका पीआरएस भी हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट वीक आपका कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग हो जाएगा बस। फिर उसके नेक्स्ट वीक आपका रीस्टार्ट हो जाएगा, 2 वीक के बाद, आज से 2 वीक के बाद। समझ गए? और अगस्त में एग्जाम होगा तब तक एक बार और कंप्लीट हो जाएगा, एक बार और रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम लोग मेरा और भी बैचेज, अभी सब एग्जाम खत्म हो जाएगा 6 सेमेस्टर का, तो खाली आप ही लोग बचोगे, 4th और आप लोग बचोगे बस, ज्यादा बैचेज है नहीं। समझ गए? हो गए मटेरियल का। अब देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, जितना वेजेस पेड करें ना, ग्रॉस वेजेस, ग्रॉस वेजेस पेड, इसमें दोनों आ गया, डायरेक्ट वेजेस भी आ गया। जितना वेजेस पेड करा ना, प्लस इनडायरेक्ट वेजेस भी आ गया। समझ गए? प्लस एम्प्लॉयर्स, अगर आप एम्प्लॉयर हैं और जो आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड में क्या कर रहे हैं, तो आप तो एक तरह से वेजेस दे रहे हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आप लेबर के प्रोविडेंट फंड में एंड स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब क्या हुआ, आप तो वेजेस दे रहे हैं एक तरह से, आपके लिए तो एक्सपेंस, आपके लिए क्या है वो, ठीक है? तो जितना भी वेजेस पेड कर रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड में, वो सब आपके लिए एक्सपेंस है, सबका सब क्या आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है? जितना एक्सपेंस है ना, सब कहाँ जाएगा बताइए? ग्रॉस वेजेज है तो सब वेजेज लेजर कंट्रोल, सब कहाँ जाएगा बताइए? सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब वेजेज। इनडायरेक्ट वेज मतलब फैक्ट्री का स्टाफ जैसे होता है, एक होता है फैक्ट्री का स्टाफ, एक होता है डायरेक्ट वेजेज, मतलब जो डायरेक्ट वेजेज का मतलब जो वर्कर प्रोडक्शन में डायरेक्ट इंगेज्ड है, जो डायरेक्ट प्रोडक्शन कर रहा है, वो हो गया डायरेक्ट वेजेज। उसके बाद और जो स्टाफ होता है, फैक्ट्री का सुपरवाइजर होता है, और जो स्टाफ होता है, ऑफिस का स्टाफ है, सैलरी ऑफिस का स्टाफ है, सेल्समैन सैलरी, ये सब आ गया इसमें इनडायरेक्ट वेजेज में। वेजेज मतलब यहाँ खाली वेजेज नहीं, सैलरी वेजेज सब कुछ आ गया इसमें। ऑफिस का स्टाफ, फैक्ट्री का स्टाफ, सेल्समैन सैलरी, सब आ गया इसके अंदर, ठीक है? जितना भी वेजेज है ना, सब कहाँ जाएगा पहले? और आउटस्टैंडिंग भी अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए ड्यू भी है, अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस भी है ना, अगर मान लीजिए, तो सब ग्रॉस वेजेस में आएगा, सब मतलब सब वेजेस में आएगा, सबका सब क्या आएगा? अगर वेजेस पेड नहीं हुआ, ड्यू है, तो भी इंटर वही रहेगा, वेजेस लेजर कंट्रोल, WLC टू CLC टू। समझ गए? तो जितना वेजेज है सबको ऐड कर दीजिएगा। ग्रॉस वेजेस का एंट्री भी वही रहेगा, प्रोविडेंट फंड का एंट्री भी सेम रहेगा, मतलब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड का एंट्री भी सेम रहेगा, ठीक है? समझ गए?
तो ग्रॉस वेजेस क्या हो जाएगा, इसके बाद वेजेस लेजर कंट्रोल 2 क्या हो जाएगा बताइए, 2 CLC कॉस्ट लेजर कंट्रोल, ठीक है तक 9 नंबर लिखिए इसके बाद। इनडायरेक्ट वेजेस का क्या हो जाएगा, अब देखो इसके एलोकेशन ऑफ वेजेस, वेजेस को हम क्या करेंगे, हम लोग एलोकेट करेंगे, एलोकेशन ऑफ वेजेस। तो पहले हम लोग क्या किया, जितना वेजेस था सबको एक साथ लिख दिए, अब उस वेजेस में कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा ऑफिस का है, कौन सा फैक्ट्री का है, कौन सा सेल्स का है, सब अलग अलग ट्रांसफर करेंगे, सब कहाँ जाएगा अलग अलग। तो जो डायरेक्ट वेजेस है वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट वेजेस है वो कहाँ जाएगा बताइए, WIP में, ठीक है। और जो फैक्ट्री का है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का जो एक स्टाफ है वो कहाँ जाएगा बताइए, फैक्ट्री में जाएगा। और जो ऑफिस का है वो कहाँ जाएगा बताइए, ऑफिस स्टाफ का जो है वो कहाँ जाएगा, ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस का कहाँ जाएगा, ऑफिस में। उसके बाद वो क्या था देखो, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में, सेलिंग का सेलिंग में, ठीक है। सेलिंग का कहाँ जाएगा बताइए, सेल्स स्टाफ का। समझ गया, 2 क्या हो जाएगा बताइए फिर, कॉस्ट क्यों होगा, पेमेंट तो हो गया ऑलरेडी, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। एलोकेशन कर रही है, समझे। पेमेंट ऑलरेडी हो गया, पेमेंट का 2 कॉस्ट कंट्रोल लिख तो दिए। पहले वेजेस को डेबिट किया, पहले वेजेस को क्या किया हम लोग, अभी वेजेस को क्लोज कर रहे हैं, वेजेस को क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट क्लोज हो जाएगा, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा पूरा का पूरा। और जो डायरेक्ट वेजेज है फैक्ट्री में, डायरेक्ट वेजेज कहाँ जाएगा, WIP में जाएगा। और इनडायरेक्ट का जो फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा, सेलिंग का। तो देखो इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, देखो अभी नहीं करना सॉल्व, आपको घर में करना, 2 नंबर के साथ साथ हो गया। देखो पहला है ग्रॉस वेजेज पेड का एंट्री, ये कौन सा एंट्री था बताओ, अभी जो नहीं पास किया अभी हम लोग, ये कौन सा नंबर था, 8 नंबर, ये कौन सा नंबर था, 8 नंबर। और ये कौन सा हो गया बताइए, दोनों, ये दोनों 8 नंबर हो गया, B और C। और ये कौन सा नंबर हो गया बताइए, ये हो गया आपका 9 नंबर, नहीं हो गया। एलोकेशन का डायरेक्ट लेबर कहाँ जाएगा, WIP में। और इनडायरेक्ट लेबर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में, सेल्स का 2 वेज कंट्रोल, ठीक है। तो और ये जो नहीं था ऊपर वाला, मैथड रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम जॉब, वो कौन सा नंबर था, रिटर्न फ्रॉम स्टोर, रिटर्न टू स्टोर फ्रॉम द जॉब,
रिटर्न फ्रॉम स्टोर, जॉब टू स्टोर, 5 नंबर है, कौन सा है? जॉब टू स्टोर। उसमें 2 भी सॉल्व नहीं हो गया आपका, बोलो साथ साथ। और ये 3 का ए नंबर भी हो गया आपका, देखो ये इशू वाला नहीं बताया था, इशू वाला। और ये कौन सा है? खाली इनडायरेक्ट लिखा है तो फैक्ट्री में जाएगा, कुछ लिखा नहीं है, खाली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे इनडायरेक्ट ऑफिस फैक्ट्री सेलिंग कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, समझ गए बात को? जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे फैक्ट्री का है, फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस जाएगा, सेल्स का खाली इनडायरेक्ट वेज लिखा रहेगा तो कहाँ जाएगा? जैसे इसमें नहीं लिखा है तो फैक्ट्री में जाएगा, ठीक है। एलोकेशन बोलेगा तो ये एंट्री पास करना है आपको, पेमेंट बोलेगा तो ये एंट्री पास करना है, पेमेंट बोलेगा तो ये करना है, और एलोकेशन बोलेगा तो 9 नंबर करना है। समझ गए? बोलो। अच्छा, लिखा रहेगा डायरेक्ट वेजेज पेड, क्या लिखा रहेगा? डायरेक्ट वेजेज पेड, तो पहले पेमेंट होगा फिर एलोकेशन भी करना पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा आपको। हाँ, खाली डायरेक्ट वेजेज पेड अगर रहेगा तो पहले पेमेंट का एंट्री होगा और उसके बाद क्या होगा आपका? एलोकेशन का। इनडायरेक्ट वेजेज पेड लिखा रहेगा तो भी वैसे ही, पहले पेमेंट का एंट्री होगा फिर एलोकेशन का, 2 एंट्री पास करना पड़ेगा वेजेज पेड का। समझ गए? अब आते हैं वेजेज का कंप्लीट हो गया। वेजेज के बाद क्या आता है? देखो, कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल। उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट वेजेज। उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आता है उसके बाद? इसका लिखिए 10 नंबर एंट्री। कॉस्ट शीट के हिसाब से चलिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंस सीधा कहाँ जाएगा? डब्ल्यूआईपी में। सीधा कहाँ जाएगा? डब्ल्यूआईपी में जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? सीएलसी। समझे? डायरेक्ट वेजेज सीधा कहाँ जाएगा बताओ? डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस सीधा कहाँ जाएगा? डब्ल्यूआईपी में। ठीक है, बोलो, हम क्लास में, बोलो क्या बात है? सॉल्यूशन में नहीं है, बुक का पीडीएफ है और सॉल्यूशन क्लास में होता है। नहीं, वीडियोस में मिलेगा, वीडियोस में। सॉल्यूशन वीडियोस में रहता है। नहीं नहीं, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन रहता है। हो गया था। इसके बाद देखिए डाटा एक्सप्रेस हो गया, इंजर्ड 11 नंबर देखिए। इसके बाद क्या है नेक्स्ट? इनडायरेक्ट वेजेस का क्या हो जाए? डाटा एक्सपेंस का हो गया। अच्छा, सबसे पहले कॉस्टिंग के हिसाब से चलिए, कॉस्टिंग के हिसाब से डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद क्या था? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या था उसके बाद? देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड, और एक आपका डेप्रिसिएशन भी होता है ना, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, इसका ये भी तो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। ये भी कहाँ पे आता है? और पेड है चाहे ड्यू है, एक ही एंट्री होता है, और डेप्रिसिएशन का एंट्री भी सेम होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल डेबिट हो जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाएगा बताइए? बोलो। फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल, एफएलसी। 2 क्या हो जाएगा फिर? सीएलसी। ठीक है, समझ गए? और ऑफिस ओवर इनकम क्या हो जाएगा बताइए? ऑफिस ओवर इनकम मतलब पेड हो चाहे ड्यू हो, कुछ भी हो, बोलो क्या हो जाएगा इसका? बस खाली फैक्ट्री वर्ड की जगह ऑफिस वर्ड लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बताओ? ऑफिस ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट
to CLC. हाँ भाई, सेम सेम, फैक्ट्री ले टू सीएलसी, डेप्रिसिएशन एंट्री वही हो जाएगा। डेप्रिसिएशन भी तो फैक्ट्री के अंदर में आता है, कहाँ पे आता है बताओ? टू एसेट्स होगा नहीं, यहाँ पे एसेट्स की जगह क्या लिखते हैं हम लोग? सीएलसी लिखते हैं। आपको पता है कैश, क्रेडिट, डेबिट, डेटर, क्रेडिटर, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग, सबकी जगह क्या लिखते हैं? सीएलसी लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, सेलिंग और इनकम का क्या हो जाएगा बताइए? बोलो। सीएलसी इनकम रहेगा तो पेड, मतलब पेड या ड्यू जो भी है। ठीक है। इसके बाद देखिए फैक्ट्री वर्ड एब्जॉर्ब, फैक्ट्री वर्ड ट्रांसफर कहाँ होगा देखिए? फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब लिखा रहेगा, ये क्या लिखा रहेगा? रिकवर्ड लिखा रहेगा। फैक्ट्री एब्जॉर्ब लिखा रहेगा या रिकवर्ड लिखा रहेगा, तो फैक्ट्री वर्ड कहाँ जाएगा? डब्ल्यू आई पी में जाएगा। फैक्ट्री वर्ड कहाँ जाएगा? डब्ल्यू आई पी लेजर कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड। समझे? फैक्ट्री वर्ड को ट्रांसफर कहाँ करेंगे? डब्ल्यू आई पी में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे इसको हम लोग? डब्ल्यू आई पी लेजर कंट्रोल। मतलब डायरेक्ट मटेरियल भी डब्ल्यू आई पी जा रहा है, डायरेक्ट लेबर भी डब्ल्यू आई पी में जा रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस भी डब्ल्यू आई पी में जा रहा है, फैक्ट्री वर्ड भी अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? डब्ल्यू आई पी में जा रहा है। तो जब लेजर बनाएंगे ना, तो डब्ल्यू आई पी के पहले डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा? डब्ल्यू आई पी में। डायरेक्ट लेबर डब्ल्यू आई पी में, डायरेक्ट एक्सपेंस डब्ल्यू आई पी में, और फैक्ट्री ओवरहेड भी कहाँ जाएगा? डब्ल्यू आई पी में। समझ गए? इसके बाद ऑफिस ओवरहेड कहाँ जाएगा लिखिए? ऑफिस ओवरहेड कहाँ जाएगा बताओ? फिनिश गुड्स में ऑफिस ओवरहेड कहाँ जाएगा? समझ गए? आप कॉस्ट पढ़ते हो ना, तो फिनिश गुड्स के बाद नहीं आता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ऑफिस ओवरहेड कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स में। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाएगा? डब्ल्यू आई पी में। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ जाएगा? और ऑफिस ओवरहेड कहाँ जाएगा? फिनिश गुड्स में। ठीक है। कौन सा कहाँ जाएगा? उसके बाद सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब। सेलिंग ओवरहेड कहाँ जाएगा बताइए? Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्ब कहाँ जाएगा बताइए? कॉस्ट ऑफ सेल्स। समझ गए? इसके बाद ऑफिस ओवरहेड हो गया, सेलिंग ओवरहेड हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया। अच्छा, अगर मान लीजिए ओवर एब्जॉर्प्शन है, ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा है, आप जो कॉस्ट निकालते हैं और एक्चुअल दोनों अलग अलग हो सकता है।
एब्जॉर्ब जो निकालते हैं कॉस्ट में, जो आप एक्सपेंस निकालते हो वो किसी बेसिस पे निकालते हो, जैसे लेबर आवर पे या मशीन आवर के बेसिस पे निकालते हो मान लो, और एक्चुअल जो होता है वो आपका एक्चुअल अमाउंट होता है, तो दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो एब्जॉर्ब अगर ज्यादा है एक्चुअल कम है, तो अगर एक्चुअल कम आ रहा है तो आपके लिए प्रॉफिट की लॉस है, ये बताइए। प्रॉफिट आप जितना सोचे थे, आप जितना एस्टिमेट किए थे उससे एक्सपेंसेस क्या आ रहा है आपका, कम आ रहा है, तो आपके लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। प्रॉफिट कहाँ जाएगा, पीएल क्रेडिट होगा डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होता है, तो पीएल को क्या करते हैं आप, क्रेडिट करते हैं। तो लिखिए जो भी फैक्ट्री का रहेगा तो फैक्ट्री, ऑफ ऑफिस करेगा तो ऑफिस, सेलिंग करेगा तो सेलिंग, ओवरहेड, लेजर, कंट्रोल। अब टू क्या हो जाएगा बताइए, कॉस्टिंग पीएल। ठीक है, एब्जॉर्ब ज्यादा है एक्चुअल कम है, ओवर एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब ज्यादा है एक्चुअल कम है, एक्चुअल कम है तो आपके लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। और ओवरहेड डेबिट हो जाएगा, फैक्ट्री का रहेगा तो फैक्ट्री में लिखिएगा, ऑफिस करेगा तो क्या लिखिएगा ऑफिस, सेलिंग करेगा तो क्या लिखिएगा, जिसका भी रहेगा। ठीक है, और अंडर में क्या हो जाएगा बताओ, उल्टा हो जाएगा। अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्ब क्या बताइए यहाँ पे आपका, Sir, costing PL account debit. एब्जॉर्ब कम है और एक्चुअल क्या बताइए आपका, Actual ज्यादा आपकी लॉस है कि प्रॉफिट है बताइए, उल्टा हो loss. जाएगा इसमें। हाँ, कॉस्टिंग पीएल, Two office फैक्ट्री, ऑफिस, सेलिंग जो भी रहेगा। and overhead ledger control account. समझ गए, बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया आपका, देखा जाए तो। इशू का बताया था आपको, एलोकेशन का बताया थे, एब्जॉर्ब का तीनों का अलग अलग एंट्री होगा, तीनों का क्या होगा, और एब्जॉर्ब का अलग अलग एंट्री होगा, ऑफर का बताया था ना, और अंडर का। सब बता देंगे नहीं, बता दिए 3 नंबर का हो गया कंप्लीट, 3 नंबर देखो साथ साथ सब एंट्री बता चुके आपको, एब्जॉर्ब का नहीं बताए, फैक्ट्री का, ऑफिस का, सेलिंग का, और अंडर ओवर का बताया ना आपको, और एलोकेशन का बताया था आपको, इशू का बताया था आपको। हो गया था, बोलो। 18 नंबर एंट्री। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब WIP मतलब क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, जब गुड्स कंप्लीट हो जाएगा, जो गुड्स क्या हो जाएगा आपका, तो WIP कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स पे ट्रांसफर हो जाएगा, WIP कहाँ जाएगा, समझ गए बात को, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर कंप्लीटेड, कुछ भी लिखा रहेगा। ठीक है, एंड ट्रांसफर कहाँ हो गया बताइए, फिनिश गुड्स। जब गुड्स कंप्लीट हो जाएगा ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस लिखा रहेगा या मैन्युफैक्चर लिखा रहेगा या कंप्लीटेड लिखा रहेगा, ट्रांसफर कहाँ होगा, फिनिश गुड्स पे कहाँ होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा, FGLC, फिनिश गुड्स, लेजर, कंट्रोल। टू क्या हो जाएगा बताइए, WIP नहीं हो जाएगा, बोलिए। 18 नंबर वाला एंट्री दिखाइए। कौन सा, 18। 18 नंबर तो जस्ट अपोजिट है, समझ गया था, बोलिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर्ड, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक अगर रहेगा, तो FGLC टू WIP, फिनिश गुड्स टू वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है,
अब देखो 4 नंबर भी कवर हो गया आपका। देखो मेटेरियल इशूड नहीं हुआ था, इशूड का बताए थे, डेप्रिसिएशन का बताए थे, ट्रांसफर का नहीं बताया, कंप्लीट ट्रांसफर। और फैक्ट्री इनकर्ड, इसमें से अनपेड से मतलब नहीं है। ये जो अनपेड है 3000, इसका कोई काम, टोटल कितना था बताइए, टोटल उससे मतलब है, उसमें 3000 इंक्लूड है, अलग से ऐड नहीं करना। और ऑफिस और रिकवर्ड सब बता चुके हैं आपको। इसमें फोन नंबर भी हो गया आपका, देखा जाए तो नहीं हो गया फोन नंबर भी। पाइप नंबर भी हो गया आपका, रॉ मटेरियल परचेज का हो गया, इशूड का हो गया, वेजेस पेड। पहले पेमेंट का एंट्री होगा, पहले पूरा एंट्री होगा 40,000 का, और उसके बाद 70% जाएगा WIP में, और 30% कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में। ठीक है, मतलब वेजेज पेड में 2 एंट्री होगा, पहले पेमेंट का एंट्री होगा, उसके बाद एलोकेशन जब करेंगे तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट अलग अलग करेंगे। 70% डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ जाएगा, WIP में जाएगा, और इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इनकर्ड, वही फैक्ट्री इनकर्ड, चार्ज टू प्रोडक्शन, वही मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। सेलिंग और इनकर्ड रिकवर्ड बता चुके हैं आपको, सेल्स का बाकी है अभी। यहाँ तक हो गया, बोलिए 90 नंबर तक, बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 20 नंबर। अच्छा, फिनिश गुड्स में चला गया स्टॉक, WIP कहाँ चला गया, फिनिश गुड्स में WIP कहाँ चला गया। अच्छा, जब गुड्स सेल होगा, जब गुड्स क्या होगा बताइए आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो जो फिनिश गुड्स वो कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और टू क्या हो जाएगा बताइए, FGLC। टू क्या हो जाएगा, समझ गए। फिनिश गुड्स जो है ना, फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल कहाँ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बोलिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हाँ, सेल का एंट्री नहीं है ये, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये। सेल्स का देखो क्या होगा, सेल्स में देखो चाहे कैश हो चाहे CLC डेबिट होगा। नॉर्मल एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है ना, कैश या डेटा डेबिट होता है। नॉर्मल एंट्री क्या होता है, कैश या डेटा डेबिट होता है ना। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, CLC टू सेल्स। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस्ट है कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। समझे, बोलिए। CLC टू सेल्स होगा, जैसे नॉर्मल एंट्री क्या होता है, कैश टू सेल्स। यहाँ कैश टू सेल्स नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, CLC टू सेल्स। समझ गए, मतलब आपका ये लसम भी कवर हो गया, 5 नंबर भी कवर हो गया। देखो मतलब जनरल एंट्री का जितना भी सम है ना, सब कवर हो गया, खाली लेजर का सम बचा है। ठीक है, अब 3-4 एंट्री और एक्स्ट्रा है, वो जो 3-4 एंट्री है वो लेजर में काम आएगा, जनरल एंट्री में बस इतना ही काम आएगा, जनरल एंट्री में इससे ज्यादा काम नहीं आएगा। समझ गए, और जो 3-4 एंट्री और एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो काम आएगा जब लेजर बनाएंगे, उसमें काम आएगा। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है ना, वो ट्रांसफर कहाँ होगा, कॉस्टिंग PL में। कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ट्रांसफर कहाँ होगा बताइए, समझ गए। तो एंट्री क्या हो जाएगा बताइए फिर, पहले कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुआ था, अभी क्या हो जाएगा, तो PL के डेबिट साइड में आता है, कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ आता है बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल्स PL के कहाँ पे आता है, डेबिट साइड आता है। तो कॉस्टिंग PL अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, ये एंट्री जनरल एंट्री में नहीं पूछता आपको, ये कब, ये जब आप लेजर बनाएंगे ना तो कॉस्ट ऑफ सेल को क्लोज करेंगे हम लोग। तो कहाँ क्लोज करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम लोग कॉस्टिंग PL में ट्रांसफर करेंगे। समझ गए, उसके बाद सेल्स कहाँ जाएगा बताइए, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग PL। सेल्स भी कहाँ जाएगा बताइए, अब कॉस्टिंग PL में जाएगा, सेल्स भी कहाँ जाएगा बताइए, तो कॉस्टिंग PL, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो क्या आएगा बताइए, कॉस्टिंग PL। ठीक है, बोलिए।
इसके बाद अगर एब्नॉर्मल और सिमेट्रिकल होगा ये कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल टू सीएलसी एसएलसी। नॉर्मल उसका एंट्री नहीं होता है, ठीक है। एब्नॉर्मल कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल टू एसएलसी। तो कॉस्टिंग पीएल सब एंट्री होने के बाद लास्ट में प्रॉफिट आएगा। लास्ट में क्या आएगा बताइए आपका, प्रॉफिट का क्या आएगा देखिए, प्रॉफिट पीएल में कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड लिखते हैं ना, बैलेंस शीट कहाँ लिखते हैं हम लोग। आप ट्रेडिंग पीएल बनाते हो तो प्रॉफिट का लिखते हैं, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो प्रॉफिट आता है, डेबिट साइड में लिखते नहीं टू कॉस्ट टू नेट प्रॉफिट बैलेंस फिगर। तो कॉस्टिंग पीएल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इसका जो बैलेंस है ना ये ट्रांसफर कहाँ होगा, टू सीएलसी। कहाँ जाएगा प्रॉफिट, बस ये आपका एंट्रीज था, समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। जनरल कंप्लीट हो गया आपका और आपका ये पांचों सम आपका होमवर्क पे चला गया। शुरू का जो 5 सम नहीं था, 5 क्या, हाँ 5 नंबर तो जितना है ना कहाँ चला गया आपका, होमवर्क पे चला गया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। लेजर आता है इस चैप्टर से, 20 मार्क्स में अगर आएगा तो लेजर आएगा, जनरल आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा, समझ गए। तो पहले समझ लीजिए कंसेप्ट कि जो डायरेक्ट मटेरियल होता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड, ये चारों कहाँ जाएगा, तो लेजर बनाएंगे ना, तो ये चारों का ट्रांसफर कहाँ करेंगे आप, डब्ल्यूआईपी में। उसके बाद डब्ल्यूआईपी होता है और ऑफिस ओवरहेड, ये दोनों कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में, दोनों कहाँ जाएगा, मतलब ये दोनों लेजर बनाने के बाद फिनिश गुड्स बनेगा, ये चारों करने के बाद डब्ल्यूआईपी बनेगा। ये चारों का एंट्री करने के बाद डब्ल्यूआईपी का पहले फॉर्मेट आपको भी पहले बनाइए, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट डब्ल्यूआईपी का पहले बना लीजिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैलेंस कब होगा, ये चारों को कंप्लीट करने के बाद, ये दोनों को कंप्लीट करने के बाद एफजीएलसी कंप्लीट होगा। और एफजीएलसी कहाँ जाएगा बताइए, और सेलिंग ओवरहेड, ये दोनों कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में, समझ गए। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रांसफर होके कॉस्टिंग पीएल, कॉस्टिंग पीएल कहाँ जाएगा लास्ट में, सीएलसी में, समझ गया। लास्ट में सीएलसी क्या होगा आपका, सबसे लास्ट में सीएलसी बनेगा, सबसे लास्ट में क्या बनेगा आपका, फॉर्मेट आप पहले बना लीजिए, लेकिन बैलेंस सीएलसी का सबसे लास्ट में होगा ना, जब तक आप कॉस्टिंग पीएल का बैलेंस ट्रांसफर नहीं करोगे तो सीएलसी का बैलेंस नहीं होगा, समझ गए। बोलो को डाउट आता है।
हो गया था, बोलो कंप्लीट। हेलो, वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, बोलिए। बोलिए, फॉर्मेट समझ में आ गया। और लेजर, लेजर कैसे बनेगा देखो। एक लेजर में एक ही सम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेजर का जैसे 4 सम है ना आपके पास, 6 है, 7 है, 7 और 8 तो पूरा कॉपी है, 9 तक है। इस चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट सम एक ही है। कौन सा नंबर बोलिए? 7 नंबर। 7 करने से आपका 8 भी कवर हो जाएगा। समझे? देखिए सबसे पहले आपके पास है क्या क्या, वो देखिए पहले। 7 नंबर में ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस किसका किसका देखिए। ओपनिंग बैलेंस है और क्या आपके पास, एसएलसी। एसएलसी मतलब मटेरियल। ओपनिंग कितना बताइए? 8000 है। क्लोजिंग कितना बताइए? 11। मटेरियल मतलब क्या होगा? एसएलसी। और क्या उसके बाद? वर्क इन प्रोग्रेस। इसका भी बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कितना बताइए? डब्ल्यूपीएलसी 5 और 9। 5 और 9। इसके बाद है एफजीएलसी, फ्री गुड्स। कितना बताइए? इसका भी बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। कितना? 10 और 12। 10 और सबको ऐड करेंगे ना, अगर आप तीनों को ऐड कर देंगे आप, जितना डेबिट बैलेंस होगा वही क्या होगा आपका। अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो जो डेबिट साइड होता है उतना ही तो क्रेडिट साइड होता है। सीएलसी का बैलेंस दिया नहीं है क्वेश्चन में। सीएलसी का बैलेंस क्वेश्चन में आपको तीनों ऐड कर दो। तीनों क्या कर दो? 8 और 5 13 और 10 23। और यहाँ 11 और 9 20। ये निकाल लीजिएगा सीएलसी। समझ गए? अच्छा से करिएगा भैया थोड़ा। ओके, एसएलसी, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स सबको ऐड कर दीजिए। सबको क्या कर दिए? ऐड कर दिए तो क्या आएगा आपका? सीएलसी आ जाएगा। सीएलसी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। सीएलसी का बैलेंस क्या होता है? लेजर जब बनाएंगे आप, सीएलसी कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है। अब एक एक करके लेजर बनाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में देखिए, आप जैसे भी लेजर बनाइए, मटेरियल पहले कंप्लीट कर लीजिएगा, वेजेज पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। और ओवरहेड कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब कौन सा ओवरहेड है? फैक्ट्री ओवरहेड है। ये तीनों कंप्लीट करने के बाद डब्ल्यूआईपी बनेगा। ये तीनों कंप्लीट करने के बाद क्या बनेगा आपका? फिर डब्ल्यूआईपी के बाद फिनिश गुड बनाइएगा। डब्ल्यूआईपी के बाद क्या बनाइएगा? फिनिश गुड। समझ गए? अगर आप पहले बना लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है। सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाइए? स्टोर लेजर कंट्रोल। तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बताओ इसका। पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनाइएगा लेजर में, डेट वेट का मत बनाइएगा, उस पर्टिकुलर का। और तो ओपनिंग बैलेंस कितना दिया बताइए यहाँ पे? 8000। ठीक है। और परचेज हुआ है। परचेज का क्या हो जाएगा? 2 CLC। परचेज क्या हो जाएगा? कितना है बताओ? 25,000। कितना है? समझ गए? और उसके बाद जो इशू होगा ना, वो कहाँ जाएगा? ये बैलेंस भी कराएगा, दिया हुआ नहीं है ये। ये कैसा आएगा बताइए आपका? मटेरियल इशूड। और क्लोजिंग बैलेंस कितना बताइए? 11,000। क्लोजिंग कितना है? 11,000। सबको ऐड कर दो। 33। और माइनस क्या कर दीजिए उसमें? 11। कितना है बताइए? कितना?
समझ गए, एसएलसी 22,000। तो एसएलसी में कोई ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, परचेज है, तो बैलेंस फिर क्या हो जाएगा, इशू दिया हुआ नहीं है मेटेरियल इशू क्वेश्चन में, तो कुछ लिखा नहीं मैंने, डायरेक्ट मटेरियल है, कभी भी डायरेक्ट मटेरियल इशू एज्यूम मत कर लीजिएगा, हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा। ओके एसएलसी बोलिए, स्टोरेज कंट्रोल में डाउट है किसी को। इसके बाद वेजेस पहले बना लीजिए, डब्ल्यूआईपी अभी मत बनाइए, क्योंकि डब्ल्यूआईपी अगर आप बना भी लेंगे तो बैलेंस नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ओके एसएलसी बोलो, जनरल बोला कहा है उस क्वेश्चन में, लेजर बोला है, खाली क्या बोला है क्वेश्चन में, खाली लेजर बोलेगा तो जनरल पास क्यों करोगे आप, बेकार का टाइम। अगर आप 11th में पढ़ते थे लेजर आता तो क्या करते थे, जनरल पास करते थे, डायरेक्ट लेजर बनाते थे। जनरल बोले जनरल करोगे, लेजर बोले लेजर करोगे, दोनों में एक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आता कभी एग्जाम में, ठीक है। जनरल आएगा तो 10 मार्क्स में आएगा, लेजर आएगा तो 20 मार्क्स में आएगा, लेजर आएगा तो 20 मार्क्स में आएगा, जनरल आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा। एक ही सम आता है एग्जाम में, ये 7 नंबर, और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये 7 नंबर जैसा ही है, बस एक इंट्री खाली इसमें एक्स्ट्रा है, और 8 तो पूरा सेम टू सेम है, और 9 एक बार आया है पास कोर्स में, ये भी बहुत इजी सम है, ये भी देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन खाली आपको लेजर बनाना है, बस एंट्री पास करते जाओ अपने माइंड में, लेजर पोस्ट करते जाओ, ठीक है। करो, जब वेजेज बनाइए, वेजेज कंट्रोल अकाउंट, ये हो गया एसएलसी, वेजेज लेजर कंट्रोल। अच्छा यहाँ डायरेक्ट वेजेज इनडायरेक्ट वेजेज दोनों है कि खाली एक ही वेजेज है, देखो पहले पेमेंट में तो पूरा अमाउंट आएगा, पेमेंट कितना रहा, वेजेज पेड कितना, देखो यहाँ पे 10,000, इसलिए 2,000 इनडायरेक्ट है, 2,000 क्या इसमें से नहीं लिखा, वेजेज पेड आउटो कॉलम में कितना है 10,000, इसमें से 2,000 क्या है इनडायरेक्ट वेजेज, पेमेंट पूरा 10 होगा, पेमेंट कितना होगा पूरा, तो सीएलसी कितना होगा बताइए, और इसमें से कितना डायरेक्ट वेजेज है बताइए, डायरेक्ट वेज कितना हो गया 8, और इनडायरेक्ट वेज कितना आएगा बताइए, एक्टिव रेट में जाएगा, इनडायरेक्ट कहाँ जाएगा, एक्टिव रेट कितना अमाउंट है दिया हुआ है, हो गया पहले कंट्रोल अकाउंट, बोलिए ठीक है तक बोलो, इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है। और क्या इसके बाद बोलिए, कौन सा ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कुछ लिखा हुआ नहीं है, मतलब कौन सा ओवरहेड है वो, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है कौन सा ओवरहेड है वो, फैक्ट्री ओवरहेड का क्या हो जाएगा बताओ, फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड में देखो पहले इनकट कितना हो रहा है 8,000, इनकट कितना हो रहा है टू सीएलसी, कितना रहा बताओ 8,000 हो रहा है इनकट, और ऊपर में से जो इसमें से भी था एक 2,000 रुपया बेजे लेजमिन था, तो वो जो बाय में आया तो वो यहाँ 2 में आ जाएगा, और अगर मटेरियल में रहेगा तो वो भी आ जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं है मटेरियल में, और जितना भी है ना जो भी फैक्ट्री में ट्रांसफर हुआ अभी तक सब यहाँ क्या कर दीजिए आप, टू बेजे लेजर कंट्रोल कितना था बताइए 2,000, और मटेरियल में अगर रहेगा तो वहां से भी आ जाएगा, और ये एब्जॉर्ब कितना हो रहा है बताइए, एब्जॉर्ब या रिकवर लिखा हुआ है उसमें, कितना रिकवर लिखा हुआ है 9,000, कितना लिखा हुआ रिकवर, तो नहीं नहीं रिकवर्ड नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, ओवर रिकवर्ड, इनकट 8,000 हो गया, और 2,000 आपको वेजेस से आ गया, 2,000 कहाँ से आ गया, और एब्जॉर्ब कितना लिखा हुआ है
9000। एब्जॉर्ब कितना लिखा हुआ है? बैलेंस कहाँ जाएगा लास्ट में बताओ फिर? बाय कॉस्टिंग पीएल कहाँ जाएगा? मतलब एब्जॉर्ब क्या आपका यहाँ पे कम है और एक्चुअल क्या आपका ज्यादा है। एक्चुअल 10,000 हो गया, एक्चुअल कितना हो गया देखो, नहीं हो गया यहाँ पे 10, और एब्जॉर्ब कितना है? अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, क्या हो गया ये आपका? उतना आपको दिमाग में अंडर है या ओवर उतना मतलब नहीं है आपको। बैलेंस फिगर होगा ना, ओवरहेड का जो भी बैलेंस फिगर होगा ना, ओवरहेड अकाउंट का जो भी बैलेंस फिगर होगा सब कहाँ जाएगा? कॉस्टिंग पीएल में जाएगा। अब अंडर या ओवर उतना लिखना नहीं है आपको, समझ गए? अब इसके बाद आप डब्ल्यू बना सकते हैं। इसके बाद आप क्या बना सकते हैं? अगर पहले डब्ल्यू फॉर्मेट बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन बस बैलेंस नहीं होगा। वो बैलेंस फैक्ट्री वेट करने के बाद करिएगा, ठीक है? डब्ल्यू में ओपनिंग बैलेंस भी है कुछ। डब्ल्यू में ओपनिंग बैलेंस कितना है? और एसएलसी से कितना है बताइए? एसएलसी से आया था डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल। एसएलसी से आया था डायरेक्ट मटेरियल, कितना आया था? 22। और वेजेस से कितना आया था? कितना? 8। और फैक्ट्री ओवर से कितना आया था? कितना? 9। उसके बाद और कहीं से आया है? ऑफिस से। ऑफिस ऑफिस तो है भी, ऑफिस आता भी नहीं इसमें। और बाय में क्या होगा देखो, इसका जो बैलेंस है ना वो कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये बैलेंस फिगर आएगा। क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है इसका, कितना है क्लोजिंग बैलेंस? डब्ल्यू का बोलो। 9000 आ जाएगा। बैलेंस करो इसका। 25, 27, 35, 44। चेक कर लीजिए एक बार। और यहाँ पे भी -9 कर दीजिए। 35। बोलिए, यहाँ तक डाउट है? समझ गए WIPLC? बोलिए, डाउट इसमें बोलो। अब क्या बने इसके बाद? FGLC क्या बने इसके बाद? FGLC में क्या क्या आएगा बताओ पहले? बीडी ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10। ओपनिंग बैलेंस कितना था ऊपर में? और WIP से कितना आया? और इसका जो बैलेंस है ना वो कहाँ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कहाँ जाएगा इसका बैलेंस? क्लोजिंग बैलेंस है इसका, कितना क्लोजिंग बैलेंस? बैलेंस करो इसका, कितना यहाँ पे? 33। समझ गए? FGLC। ठीक है। और क्या इसके बाद? कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले कितना बैलेंस है बताइए? 2 FGLC कितना यहाँ पे? 30। और उसका जो बैलेंस है कहाँ जाएगा? बाय कॉस्टिंग पीएल, ठीक है?
इसके बाद सेल्स, बाय सीएलसी। कितना सेल्स का एंट्री बताओ, कितना सेल्स, और ये कहाँ जाएगा 2, ठीक है। बोले सेल्स सब आउट है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, कॉस्टिंग पीएल। बाय सेल्स कितना आया था बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल कितना आया था, एक और एंट्री हुआ था ना कॉस्टिंग पीएल में, 2 फैक्ट्री ओवरहेड नहीं आया था। बैलेंस जो बचेगा लास्ट में कहाँ जाएगा, कितना है बताइए, 60,000। समझ गए कॉस्टिंग पीएल, बोलो। और इसके बाद कौन सा अकाउंट है, सीएलसी। लास्ट अकाउंट कौन सा है, सीएलसी। तो एकदम इजी है, जहां जहां सीएलसी है ना, जो 2 में है सब बाय में, जो बाय में है 2 में, वो अपने आप क्या होगा लास्ट में मैच हो जाएगा। समझे, सीएलसी में कोई दिक्कत नहीं होगा, सीएलसी से लास्ट में बनेगा आप। सब एंट्री ऑलरेडी हो चुका है, बस खाली रिवर्स करना है आपको। सेल हो गया था कॉस्टिंग पीएल। तो सीएलसी का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, बाय बीडी की ज्यादा बताइए, शुरू में निकाले तो सबसे पहला एंट्री सब मिला के जो नहीं लिखे थे टोटल करके, 8 और 5 13 और 10। ठीक है, अब शुरू से देखते जाओ कहाँ कहाँ था, एसएलसी में था। एसएलसी में क्या लिखे थे आप, 2 सीएलसी लिखे थे। एसएलसी में क्या लिखे थे आप, यहाँ क्या लिखेगा, कितना अमाउंट था बताओ, कितना। हाँ, वहां से कॉपी करते जाओ बस। सीएलसी अकाउंट में आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, जहां जहां दिखाई दे रहा है, जहां जहां आपको दिखाई दे रहा है ना, सब लेजर को चेक करते जाओ। वेजेज में कितना है तो बताइए। हाँ, टोटल वेजेज 10,000 था ना। और कहाँ था, फैक्ट्री ओवरहेड कितना था बताओ, और कहाँ था बताओ, और कहाँ था, टू सेल्स कितना था बताओ, 50,000। और बताइए, टू कॉस्टिंग पीएल से आया था ना, प्रॉफिट बाय में आएगा बताओ, बाय कितना प्रॉफिट आया था बताइए, 16। और कोई एंट्री है कि सब हो गया, क्लोजिंग बैलेंस कितना था इसका, क्लोजिंग बैलेंस आप निकालते ना उस समय, मैच हो रहा है दोनों साइड, ऐड करके देखो मैच हो रहा है। यहाँ कितना है टोटल 82, और यहाँ पे 48 58 66 72 82। और मैच देखो लास्ट पे क्या हो जाएगा आपका, मैच हो जाएगा। समझे, बोलिए कोई डाउट इसमें। तो लेजर में से टफ नहीं आएगा, देखिए हिंट्स देते हैं, एक सम और बना लीजिएगा आप लोग।
6 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, खाली इसमें एक एंट्री हम बता देंगे, आप बना लीजिएगा। ये तीनों मिला के क्या हो जाएगा, पहले तीनों मिला के सीएलसी आ जाएगा। परचेज का पता है आपको, वेजेज यहाँ का पता है आपको, डायरेक्ट वेजेज का, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ना, यहाँ पे फैक्ट्री वेट के अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट्री वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। फिर इनकर्ड कितना देखो 27 है, और एब्जॉर्ब कितना है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नॉर्मली फैक्ट्री वेट में आता है ना ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 आपको हिंट्स दे रहे हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है इसके अलावा। WIP 2 क्या आएगा फिर, CLC। समझ गए, ये एक नया एंट्री है। कितना अमाउंट बताइए, 20,000 कितना अमाउंट है, बोलिए, समझ गए। इसके अलावा ये बन जाएगा, इसके अलावा फैक्ट्री वेट पता है कहाँ जाएगा, फैक्ट्री वेट इनकर्ड है और अप्लाइड होगा तो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, WIP में। एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री का रेट WIP में जाएगा। और सेलिंग ओवरहेड है ना, सेलिंग और एडमिशन एक साथ है, सेलिंग एडमिशन क्या आपका यहाँ पे एक साथ है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। इनकट का तो 2 CLC हो जाएगा, और एब्जॉर्ब जब करेंगे ना आप तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर दीजिएगा, फिनिश गुड सोल्ड में। ऐसे सेलिंग ओवरहेड जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और फिनिश गुड कहाँ जाता है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, जो ऑफिस ओवरहेड हो जाता है फिनिश गुड्स में। यहाँ दोनों एक साथ है, यहाँ दोनों क्या आपका, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में कर दीजिएगा बस। और कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बोलो, बन जाएगा ये भी। और 8 तो पूरा सेम टू सेम है, उससे भी इजी है 7 नंबर से भी। 8 नंबर जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ है देखो, और 7 नंबर का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। 7 नंबर और 8 में ज्यादा डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, और इजी है उसमें, बन जाएगा ये। और 9 नंबर में आपको बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। बाकी जितना समय था सब में क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपको, तो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस आएगा। जैसे SLC बनाएंगे ना, तो SLC परचेज आपको दिया हुआ है, इशू भी दिया हुआ है यहाँ पे देखो, परचेज का एंट्री पता है आपको, इशू का पता है। तो जो बैलेंस बचेगा स्टोर लेगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, स्टोर लेगा बैलेंस बचेगा ना, वो क्या होगा आपका। और उसके बाद वेजेज का पता है आपको, वेजेज में 2 एंट्री होगा, पेमेंट का एंट्री अलग होगा और ट्रांसफर का एंट्री अलग होगा, ट्राई करके आइएगा। और फैक्ट्री इनकट का एंट्री दिया हुआ है यहाँ पे, और इनकट है, एब्जॉर्ब नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। एब्जॉर्ब जो बैलेंस बचेगा ना फैक्ट्री वेट का, सीधा कहाँ जाएगा, WIP में। और ऑफिस का कहाँ जाएगा, फिनिश गुड्स में। सेलिंग का कहाँ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है, सेल्स भी दिया, तो बना के लाइएगा इसको भी, ट्राई करके आइएगा। हम सॉल्व कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास आपका या तो वेडनेसडे को होगा या फिर थर्सडे को होगा, जब भी होगा मैसेज कर देंगे आप लोगों को। कल थ्योरी क्लास रहेगा 10 बजे के आसपास रहेगा इसका क्लास, कल MMHRM का श्रुति मैम वाला। उसके बाद लॉ का क्लास शायद कल रहेगा, पूछ लेंगे सर से और स्टूडेंट से। 11:30 बजे बोलो तो 11:30 बजे करवा देंगे, पूछ लेंगे सबसे, ठीक है ना। 2 बार नहीं बुलाएंगे, टेंशन मत लीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू।